माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर चुका है। कैसे दोनों सदनों में 27 घंटे से अधिक या शायद 36 घंटे हैं, करेक्ट करेंगे हमारे, अधिक समय तक गहन विचार विमर्श इस विषय पर हुआ कि हम कैसे वो लक्ष्य प्राप्त करें विजन डॉक्यूमेंट पर। यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सरकार सामूहिक चर्चा और आपसी सहमति के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह सक्रिय और साकार प्रयास कर रही है। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए बार बार वो कहते हैं कि सभी सरकारों को पहल करनी पड़ेगी, तब संभव है। राज्य सरकारों को हमें साथ आना होगा। हर राज्य सरकार इसमें अपने ढंग से काम कर रही है, पर उत्तर प्रदेश ने अपने कैसे स्पष्ट भावी रूपरेखा तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस दिशा में कैसे योगदान दे रहा है। मैं 2-3 चीज जो आंकड़े देखा, 2017 से 25 के बीच प्लान्ड और टारगेटेड एफर्ट से 6 करोड़ लोग यहां गरीबी रेखा से ऊपर आए। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, अगले 5 साल में ग्रोथ रेट 20% करने, 2047 तक 6 ट्रिलियन बनाने का है। इसके अलावा स्टेट का देश के जीडीपी में शेयर 9.5% से बढ़ाकर 16% करने का है। आप कल्पना करें उस रास्ते पर तेजी से बढ़े तो भारत की आर्थिक ताकत क्या होगी और भारत किस रूप में विकसित नजर आएगा। इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 से बढ़कर लगभग 9.5% हुआ। पिछले वर्ष दुनिया के एक मशहूर अर्थशास्त्री से, जिन्होंने भारत के राज्यों के विकास पर बहुत चर्चित किताब लिखी, वो अमेरिका में है, भारत मूल के हैं। हमारी निजी चर्चा हो रही थी इसलिए मैं उनका नाम का उल्लेख नहीं कर रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, उनकी बड़ी चर्चित किताब आई है, राज्यों का कैसे ग्रोथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे जमीनी सुधारों का क्या हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ा है और खासतौर से शिक्षा के परिवर्तन का उन्होंने उल्लेख किया। उसकी पहचान मेरे जैसा सामान्य आदमी इस राज्य के अंतिम हिस्से में, जो बिहार में लगभग पड़ता है, उस गांव में, अंतिम गांव उसे कह सकते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था अंतिम इंसान समाज का वो मापदंड होता है। उस स्कूल में जो शिक्षक चयनित होकर के आए, अनेक दशकों के बाद उनकी प्रतिभा और समाज के सबसे कमजोर तबके से युवा शिक्षक, वह इस बात की परिपुष्टि करता है जो उस अर्थशास्त्री ने कहा। यह सच है कि निजी निवेश में वृद्धि, स्थिर कारोबारी वातावरण, दीर्घकाल में अधिक निवेश और रोजगार हित सृजन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे राज्य और देश का विकास होता है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ कई और सूचकांकों में वृद्धि दिखाई देती है जो उत्तर प्रदेश में। हमें एक सिर्फ इंडिकेटर की बात बताऊं, 2016-17 में यहां अधिकतम बिजली की मांग 16,000 मेगावाट थी, आज यह बढ़कर 33,000 मेगावाट हो गई है। समय के साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक हब और कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। एआई के प्रभाव से सेवा क्षेत्र आधारित विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्यों, हम चाहे विधानमंडल में हो या सरकार में, हमारा मकसद और उद्देश्य एक ही है, आपस में विचार विमर्श, नीति और फ्यूचर विजन के माध्यम से देश के विकास में योगदान देना। हमने इस 86 वर्ष के अंदर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के आशाओं आकांक्षाओं की संस्था बनाने के लिए, यहां पर जो विचार, जो संवाद, चर्चा होती है, उससे परिणाम निकले और किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के नए इनोवेशन से ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचे। इसके लिए समय समय पर बहुत सारे सम्मेलनों में बहुत सारे निर्णय किए, संकल्प किए और उन निर्णयों संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
आज भी हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमारी विधायी संस्थाएं आने वाले समय के अंदर अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर विकसित भारत के संकल्पों को लेकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना, उसके लिए चर्चा और संवाद हो, सभी मान्य सदस्यों के सकारात्मक विचार दृष्टिकोण आए, विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए हम किस तरीके से चर्चा संवाद से राज्य के आधारभूत ढांचे के साथ नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए संवाद की एक श्रृंखला बनी है। और इस संवाद की श्रृंखला बनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जिन्होंने 36 घंटे तक लगातार चर्चा कर उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर अपने दृष्टिकोण विचार रखे। हमने ये प्रयास किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने के साथ साथ इन संस्थाओं के अंदर होने वाली बैठकें की जो गिरती संख्या, उस पर भी चिंता व्यक्त की। और 86 साल में कई बार पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में निर्णय हुए, फैसले हुए, हमने प्रयास किए, उसके परिणाम भी निकले। लेकिन हम दृढ़ संकल्प होकर और प्रयास करेंगे कि राज्य की विधानमंडलों में न्यूनतम 30 दिन बैठकें हो, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति असहमति हो और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने विचार भी आए, लेकिन एक राज्य के विकास के लिए हो और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने विचार भी आए, लेकिन एक राज्य के विकास के लिए आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए,
और बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया, ये लगातार चर्चा हुई। और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो, 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी चर्चा का शुभारंभ करने, लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जाना का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी
विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए